हमें सब कुछ सिखाया जाता है, मॉरल साइंस से लेकर सोशल साइंस तक, गणित से लेकर विज्ञान तक और अल्फा बीटा गामा तक के ज्ञान तक। पर हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में नहीं सिखाया जाता। पैसा कमाना जरूरी है, पर उसे मैनेज करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज का स्पेशल इंटरव्यू में हमारे साथ जुड़े हैं फैजल सर और अदनान सर, जिन्हें सालों का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है और करियर डेवलपमेंट, बिजनेस माइंडसेट और पर्सनल फाइनेंस और यूथ को इंस्पायर करने के लिए जाने जाते हैं। और आज हम लोग उनके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू सर फॉर दिस इंटरव्यू। सर, पर्सनल फाइनेंस एक यूथ के लाइफ में कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि 20,000 कमाने वाले भी अपने लाइफ को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और कई बार 1.5 लाख कमाने वाले भी उनकी लाइफ में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही होती है। बच्चे, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी भी जब हम यूथ होते हैं तो यूथ के लिए सबसे बड़ा फ्लैश होता है कि उसके पास पैसा आया। पैसा आना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट पैसा रिटेन कैसे करना है। वो एक चीज़ है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम रूल सिखाते हैं बच्चों को 50, 30, 20 सभी बोलते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल टेक एडवाइजर्स बोलते रहते हैं 50, 30, 20 करो। 50, 30, 20 क्या है? द 20 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 20% इज़ सेविंग्स एंड वो 20% सेविंग का कॉर्पस कैसे बनाना है, यही पर्सनल फाइनेंस का मेन गोल है। बिकॉज 50% खर्च हो जाएगा, 30% जो है वो आपका इमरजेंसी फंड में चला जाएगा, 20% जो बचता है वो आपको आगे कैरी ऑन कराएगा कि आप आगे चल के फ्यूचर में किस तरीके से चल रहे हैं। और ये पर्सन टू पर्सन चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द मनी यू आर अर्निंग, अकॉर्डिंग टू द लाइबिलिटीज दैट यू आर अपहोल्डिंग इन योर लाइफ। ठीक है सर, ये 50-30 रूल ये क्या है? फिर सेविंग को कैसे डिवाइड करें और फिर इन्वेस्टिंग कहाँ पे करें? ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन योर GTI, दैट इज ग्रॉस टोटल इनकम। आप कमा कितना रहे हो, उसमें से सरकार क्या लेके चली जा रही है, मतलब टैक्सेस। ठीक है, आफ्टर द टैक्सेस यू आर गेटिंग द डिस्पोजेबल इनकम एंड दैट डिस्पोजेबल इनकम हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 50, 30, 20। 30% इज द इमरजेंसी फंड। ठीक है, जो कि बिल्कुल लिक्विड होनी चाहिए। बिल्कुल लिक्विड का मतलब है दैट इज जस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी एट द टाइम ऑफ द नीड एंड इमरजेंसीज। आपके पास रिकॉर्डिंग्स होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर एक्सेल शीट होनी चाहिए आपके स्पेंड के ट्रैकिंग की, आपके बजट के ट्रैकिंग की और आपके इन्वेस्टमेंट्स के ट्रैकिंग की। वहाँ आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आती है कि भैया ये सेविंग्स मेरे को यूज़ कब करने, क्यों आप सेव कर रहे हो, है ना। एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट आप अलग अलग ऑप्शंस में पैसे लगाते हो। लेकिन अब जो जेंजी है वो बोलेगा स्टॉक में सेव करना है। नहीं भाई, स्टॉक बहुत, उसमें रिस्क बहुत है। तो फिर उसके पास दूसरे ऑप्शंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ETFs हैं, गोल्ड है, बॉन्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आप कब इस फंड को यूज़ करना चाह रहे हैं। अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्लान। सर, आपने बोला कि उस 20% पार्ट में इन्वेस्टिंग और सेविंग करो। फिर सर, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और हमें क्या रिकमेंड करेंगे, कहाँ हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए एज ए जेंजी और एज ए यूथ, क्योंकि हमें भी कंपाउंडिंग ग्रोथ चाहिए, तो हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल लूँ कि डाउन द लाइन 10 ईयर्स में मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट किया, तो विद द चेंज इन टाइम एंड विद द चेंज इन पर्सपेक्टिव, पहले मैंने बताया कि मैंने शेयर्स में बहुत इन्वेस्टमेंट किए, रियल एस्टेट की तरफ कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए। ठीक है, रियल एस्टेट्स में क्योंकि कंपाउंडिंग ग्रोथ अच्छी है और अभी मार्केट ट्रेंड भी चल रहा है। प्लस उसके अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट्स ऐसे भी हैं, ठीक है, जहाँ जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमने बैंक्स में, ठीक है, FDs वगैरह में भी किया, क्योंकि सब तरह के इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके चलना पड़ता है। रिसेंटली अभी इधर मार्केट ट्रेंड को देखते हुए मैंने ETFs में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसको मैं जो प्राइम लोकेशन पे है उसकी इनकम कैसे रेंट पे या फिर कोई और बिजनेस खोला जाए, या इस तरीके से इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि सेमी अर्बन एरिया से लेकर जब अर्बन एरिया पे आप आते हैं तो वहाँ पर अप्रिसिएशन प्रॉपर्टी का ज़्यादा है और उसमें जो ग्रोथ, कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो कहीं और नहीं। गोल्ड का दाम देखिए जस्ट डबल से भी ऊपर हो गया। कुछ लोगों ने देखा कि हाइप क्रिएट की गई और सिल्वर को ख़रीदा, इमीडिएटली कितने लोगों का लॉस हुआ उसमें। और जो स्मॉल जो है वो इन्वेस्टमेंट किया उसका अच्छा रिटर्न भी आया। तो सर, तो जिनके पास फादर्स बिजनेस है, क्या उन्हें डायरेक्टली ज्वाइन कर लेना चाहिए फादर्स बिजनेस, या फिर पहले एक्सपीरियंस लेना चाहिए देन ज्वाइन करना चाहिए फादर्स बिजनेस? तो आप इस पे क्या ओपिनियन रखते हैं सर, और आप हम जैसे यूथ को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, फैमिली बिजनेस, तो ऑब्वियसली आपकी ऑब्जेक्टिव ये होगी कि आप उस बिजनेस को एक नई हाइट्स तक लेके जाएं, नई ऊंचाई तक लेके जाएं। एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। और ये तब हो सकता है जब आपने उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कहीं काम किया हो। एक टाइम ऐसा आता है जब आप अपने बिजनेस को एकदम नाइव से स्टार्ट कर रहे होते हो, बेसिक से स्टार्ट कर रहे होते हो, तो आपको ना हर वो काम करना पड़ेगा जो आपने इमेजिन नहीं किया कि कभी आपको करना पड़ेगा।
पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो आई वुडेंट हैव थॉट दैट कि मुझे एक दिन ना सफाई करनी पड़ेगी, आई शुड हैव टू डू द वर्क ऑफ स्वीपर, ठीक है, बट यू हैव टू। तो फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। दूसरे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, एज अ जॉब ज्वाइन करना, एज ए इंटर्न ज्वाइन करना चाहिए, एज अप्रेंटिस ज्वाइन करना चाहिए। उसके बाद सीखना चाहिए, देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। उसके बाद आकर के फैमिली बिजनेस को नो डाउट आगे बढ़ाना चाहिए। आज AI आ गया, डिजिटल मार्केटिंग है। 10 साल पहले आप नहीं देखोगे कि आप व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप अभी बिजनेस कर सकते थे। सर कई बच्चे, कई यूथ जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब बोलते हैं कि भाई अगर कुछ नहीं हो पाया तो ये बस कॉलेज के बाहर एक रेडी खोल के बैठ जाएंगे, वहाँ पर एक अच्छा बिजनेस मॉडल बना लेंगे। और कई बच्चे इस पर काम करते भी हैं और कई खोल के भी बैठ जाते हैं और कई इसको एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी बना लेते हैं। तो सर आपका इस पर क्या ओपिनियन है? एक बंदा जो ग्रेजुएट है उसको कोई चीज़ इनिशिएट करने के लिए वो सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। जब लोग क्या कहेंगे ये चीज़ें अगर आपको घर कर गई तो वो चीज़ कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ेगी। अगर आप एक रेस्टोरेंट खोलना जानते हैं या चाहते हैं, लेकिन उसकी कुछ USP होगी, वो टाइम से आपको डिलीवर कर देगा, कैश ऑन डिलीवरी है, आपके घर तक पहुंचा देगा, स्टूडेंट उसके लिए फेमस है, तो कोई ना कोई तो आपको देखना पड़ेगा कि कम प्राइस में आपको बेहतर क्वालिटी कैसे, क्वालिटी इज़ ऑलवेज मैटर। तो आप बिज़नेस करिए, लेकिन बिज़नेस को अपने बच्चे की तरह पालना पड़ेगा, आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा। एक साल में आप उसको नहीं सोच सकते कि आपको इतनी प्रॉफिट है, हो सकता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस जोन पे चलाना पड़े, पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए। सर ने जो बोला बहुत फैक्चुअल पॉइंट्स बोले, उसके मैं 1-2 पॉइंट और ऐड करना पड़ूंगा। एक्चुअली हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा है आज के दिन, सोशल मीडिया ग्लैमर का ट्रेंड। हमें ये देखना है कि जो आज ग्लैमराइज हो रहा है, ठीक है, वो कल कहाँ था, वो उससे पहले कहाँ था, उसके पीछे कितना काम करके वो यहाँ तक पहुँचा है। तो डाउन द ईयर्स वो आज वहाँ पहुँचा है। कोई भी हो, कोई भी स्टार्टअप हो, कोई भी एंटरप्रेन्योर हो, उसने जी जान लगा दिया है, तब वो आज ग्लैमर वर्ल्ड में आया है, ग्लैमराइज हुआ है। तो डोंट ग्लैमराइज योर एफर्ट्स, डू द एफर्ट्स एंड देन गेट द ग्लैमराइजेशन। यही ट्रेंड है। आपको वो चीज़ें तब दिखती हैं जब वो चमक रही होती हैं, उसको चमकाने में कितनी मेहनत लगी है ये कोई नहीं देखता है। सर आजकल AI बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, एक क्लिक पे कुछ भी हो सकता है। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो सिर्फ एक क्लिक पे बन सकता है, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो सिर्फ एक क्लिक पे हो सकता है। सर ये AI यूथ के दिमाग को कैसे हैम्पर कर रहा है, इवन उनके सोचने समझने की शक्ति, इवन उनकी IQ भी काफ़ी लो हो जा रही है इस AI की वजह से। तो सर आपका इस पर क्या सजेशन है, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे यूथ्स को? वी हैव द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ AI, राइट, लेकिन अब बच्चा लाइब्रेरी नहीं जानना चाहेगा, किताब नहीं खोलना चाहता, तो ये सब चीज़ें हैं। और somehow AI is also hampering the social, personal, professional life, प्राइवेसी का भी मैटर है। आप कुछ भी एक फ़ोटो डाल दीजिए, उसको जैसे चाहे क्रिएट कर लीजिए। तो लीगल इश्यूज़ भी हैं, सोशल इश्यूज़ भी हैं। मैं बस ये ऐड ऑन करना चाहूँगा कि बच्चों के अंदर जो क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी का लेवल 0 हो गया है और बच्चों को चाहिए कि एवरीथिंग शुड बी स्पून फीडेड एंड दिस हैज़ बीन डन बाय AI। तो भाई आप कैलेंडर नहीं पलट रहे, आप डायरी नहीं पलट रहे, आप बुक्स नहीं पलट रहे, आपको न्यूज़पेपर के हेडलाइंस पढ़ने नहीं आ रहे, आप टीवी मीडिया पे नहीं जा रहे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों के अंदर मीडिया लिटरेसी ख़त्म हो गई है। बच्चों के साथ बहुत बार एक्सपीरियंस होता है कि बेटा एक एप्लीकेशन लिख दो, ठीक है, दे डोंट नो द फॉर्मेट टू राइट द एप्लीकेशन। बून्स तो हर जगह हैं, बहुत हैं, AI की पूरी दुनिया देख रही है। वो पर्सनल लेवल पे हर बच्चे को चेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या मैं इसको यूटिलाइज कर रहा हूँ या ओवर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने इस बजट में 10,000 करोड़ का एक पैकेज अनाउंस किया है जिसमें कि AI स्किल्स और एडिटिंग स्किल्स को और अपलिफ्ट किया जाएगा, उनको और सिखाया जाएगा। कई कॉलेज, कई स्कूल्स में उन चीज़ों को सेटअप किया जाएगा। और सर आप इस पे क्या ओपिनियन रखते हैं? वर्ल्ड मैप में अगर हम इंडिया को दिखाना चाहते हैं तो हमें पता है कि दुनिया आज के दिन AI की है एंड यूथ आर द पर्सन्स हु आर गोइंग टू बी द ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर। और जब आप ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हो और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करते हो, इट्स अ लॉन्ग टर्म फोकस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म फोकस है कि भाई जिनसे मुझे आगे फ्यूचर चलाना है, अगर वो फ्यूचर अपडेटेड नहीं होंगे तो हम फ्यूचर में पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए ये इंटीग्रेशन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कि भैया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लेवल पे हम उनको AI के करीब लेकर के आए, बिकॉज वर्ल्ड इज गोइंग टू बी चेंज थ्रू द AI। See, last few years, there was one trend, make in India rather than made in India. उसमें आप देखते थे कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स खुले थे स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, राइट। तो उसमें जब ट्रेंड चेंज होता है तो गवर्नमेंट भी अपने पॉलिसीज़ को चेंज करती है और AI का इम्पैक्ट तो है, आगे भी हो सकता है। AI के बजाय कल को हम ड्रोन से, अपने आज भी देखेंगे ड्रोन से भी सामान की डिलीवरी की जा रही है। नोबडी नोज द फ्यूचर।
लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट सीनरी वी हैव टू चेंज इट.